बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्किन पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम पैथोमा। तो स्किन पैथोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी पैथोमा में इस चैप्टर का क्या कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने स्किन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक एनाटमी, बेसिक फिजियोलॉजी आपने पढ़नी है कि स्किन क्या होती है, स्किन के फंक्शन क्या है, स्किन के कंपोनेंट्स क्या है, लेयर्स कौन कौन सी होती है, हर लेयर की क्या फंक्शन होती है। फिर इसके बाद आपने पढ़ना है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ओके, ठीक हो गया। तो जो स्किन के डिजीज़ होते हैं उनको डर्माटोसिस कहते हैं। जो डर्माटोसिस होता है वो दो टाइप का होता है, इन्फ्लेमेटरी और आउटोम्यून। तो जो इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस है इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। तो जो डर्माटोसिस है वो दो टाइप का आपने पढ़ना है, इन्फ्लेमेटरी और फिर इसके बाद आएगा ब्लिस्टरिंग। इन्फ्लेमेटरी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, मेनली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद जो ब्लिस्टरिंग वाला होगा उसके अंदर आउटो इम्यून डिस्ट्रक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। यानी पहला आपने डर्मेटोसिस पढ़ना है इस चैप्टर में पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से देखा जाए। नंबर 2 आपने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर न्यू प्लास्टिक मॉड्यूल, ट्यूमर्स पढ़ने हैं, मेनली एपिथेलियल ट्यूमर पढ़ने हैं जिसमें बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पिगमेंटेशन के डिजीज़। जो पिगमेंटेशन के डिजीज़ है उसमें आप मेलानोसाइट्स के डिजीज़ को मेनली पढ़ेंगे जिसमें विटिलिगो सबसे इंपॉर्टेंट है और मेलानोमा जो कि ट्यूमर्स आता है। वंस अगेन ये मेलानोसाइट का ट्यूमर है, यानी ये भी न्यू प्लास्टिक मॉड्यूल है। फिर इसके बाद कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर डर्मेटोसिस पढ़ना है आपने। इस चैप्टर के अंदर आपने जो डर्मेटोसिस है उसको मज़ीद दो में डिवाइड करवाना है, इन्फ्लेमेटरी और ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस। फिर आपने ट्यूमर्स पढ़ने हैं, एपिथेलियल ट्यूमर है। फिर इसके बाद पिगमेंटेशन के डिसऑर्डर पढ़ने हैं और लास्ट में आपने इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की बेसिक एनाटमी और पैथोलॉजी को। तो जो स्किन है, स्किन का फंक्शन क्या होता है? स्किन एक असल में बैरियर होती है, मैकेनिकल बैरियर होती है जो कि इन्वायरमेंटल इंसल्ट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फ्लूइड लॉस को मिनिमाइज कर देती है। तो ये क्या है? बैरियर है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल इंसल्ट और फ्लूइड लॉस। अब स्किन के अंदर मजीद दो लेयर्स होती है, एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस। अब दोनों को आपने पढ़ना है। एपिडर्मिस के अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं? केराटिनोसाइट कहते हैं। अब जो एपिडर्मिस है वैसे 5 लेयर्स होती है लेकिन यहाँ पर 4 लेयर्स लिखी हुई है, तो आपने ये बताना है कि कौन सी लेयर मिस है। तो सबसे पहली लेयर है वो है स्ट्रेटम बेसेल, नीचे से देखा जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली, जो कि स्टेम सेल वाली लेयर होती है, रीजनरेट कर जाती है। फिर है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अब स्पाइनोजम वाली लेयर के अंदर होता क्या है कि जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं एपिडर्मिस वाले जो कि स्किन में होते हैं, उनके दरमियान जंक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड डेस्मोसोम्स। ओके, तो आप इनको इंट्रासेलुलर गैप जंक्शंस वगैरह भी कह सकते हो। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम। इसके अंदर जो केराटिनोसाइट की ग्रैन्यूल्स हैं वो होती है, यानी स्ट्रेटम बेसेल के अंदर स्टेम सेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर स्पाइनोजम एस है तो डेस्मोसोम में भी एस आ रहा है। ग्रैनुलोजम में ग्रैन्यूल्स होती है और कॉर्नियम के अंदर कैराटिन होता है। ठीक हो गया। फिर आता है डर्मिस। डर्मिस में वो तमाम चीज़ें जो कि एपिडर्मिस को सप्लाई करती है, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नर्व एंडिंग, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल और कुछ अपेंडिजेस भी होती है जो कि एपिडर्मिस में प्रोट्रूड करती है, फॉर एग्जांपल हेयर शाफ्ट, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। तो ये चीज़ें होती है जिनको आप एडिनिक्सल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या जो अपेंडिजेस भी कहते हैं। अब डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो डिजीज़ है स्किन के उनको डर्माटोसिस कहते हैं। ओके, वैसे डर्मिस से भी डिराइव्ड है ये वर्ड। तो जो डर्माटोसिस है दो टाइप का होता है, इन्फ्लेमेटरी और इसके अलावा ब्लिस्टरिंग। जो इन्फ्लेमेटरी होता है इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, ब्लिस्टरिंग के अंदर आउटो इम्यून डिस्ट्रक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस। जो इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस है, यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस किस किस यानी इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स दिखाई हुई है। तो पहला एटोपिक या एक्जीमेटस डर्मेटाइटिस, फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आएगा, एक्ने वुल्गैरिस, सोरियोसिस, लाइकेन प्लेनस। अब हमने इन सब को डिफरेंशिएट भी करना है। ओके, इन सब के अंदर यानी मेजॉरिटी के अंदर प्रूरिटिक एरिथेमेटस लेयर है। फॉर एग्जांपल अगर आप डर्मेटाइटिस को देखते हो तो डर्मेटाइटिस के अंदर क्या डेफिनेशन में आएगा? प्रूरिटिक एरिथेमेटस। ओके, प्रूरिटी का मतलब इचिंग होगी, एरिथेमेटस का मतलब है रेडिशनेस होगी, स्वेलिंग होगी। ओके, रेड स्वेलिंग होगी। ठीक हो गया। तो जो एटोपिक या एक्जीमेटस डर्मेटाइटिस है इसमें प्रूरिटिक एरिथेमेटस ऊजिंग रैश होगा। यहाँ तक तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है दोनों की। ओके, इसके बाद डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा देस कर देते हैं। ओके,
तो इसके बाद डेफिनेशन क्या होगी? अब इस केस में वेजिकल्स और एडिमा, ऊपर भी वेजिकल और एडिमा, यानी यहाँ तक तो डेफिनेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अब आगे होगा क्या? जो हमारा एटोपिक या एक्जिमेटल डर्मेटाइटिस है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, जबकि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाला ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। दोनों की डेफिनेशन के अंदर प्रूरिटिक एरिथेमेटस ऊजिंग रैश है, जिसमें वेजिकल्स भी है, जिसमें एडिमा भी है। ओके, लेकिन जो एटोपिक वाला है ये मोस्टली इन्वॉल्व करता है फेस और फ्लेक्सर सर्फेसिस को, और जो एटोपिक या एक्जिमेटस है एलर्जी से रिलेटेड है, तो ये टाइप 1 होता है, एस्थमा और एलर्जिक रिनाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉइजन ईवी या निकल ज्वेलरी की वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, या इरिटेंट केमिकल है, डिटर्जेंट है, या कोई ड्रग्स है। इन शॉर्ट जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह ये होते हैं। इसके बाद है एक्ने वुल्गैरिस। जो एक्ने वुल्गैरिस है इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है, इसको रट्टा मार लेना। 3 चीज़ें, नंबर 1 कॉमीडोन्स, नंबर 2 पोस्ट्यूल और नंबर 3 नोड्यूल्स। तो जो कॉमीडोन्स होती है जिनको आप ब्लैक हेड या वाइट हेड कहते हैं, ओके, तो वाइट हेड और ब्लैक हेड जिसको कोमिडोन्स कहते हैं, पिंपल्स को पोस्ट्यूल कहते हैं और स्वेलिंग को नोड्यूल कहते हैं। ओके, अडल्ट में रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। तो डेफिनेशन तो इसकी ये हो जाएगी। अब आती है इसकी पैथोजेनेसिस, होता क्यों है? तो आपको पता है कि जो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल की नेक के अंदर सिबेशियस ग्लैंड की डक्ट आनी है। तो अगर हेयर फॉलिकल का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल और सिबेशियस ग्लैंड, जिसको पाइलोसिबेशियस यूनिट कहते हैं, उसकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तब एक्ने वुल्गैरिस होता है। तो उसकी पैथोजेनेसिस के अंदर आपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बतानी है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आती है तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो हार्मोनल पीक आती है और सिबेशियस ग्लैंड के ऊपर एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और कैराटिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब इन दोनों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉमिडोन्स बनते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पैथोजेनेसिस के बारे में पूछे तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बताना है। और एक्ने वुल्गैरिस के अंदर 3 चीज़ें थी, कॉमिडोन्स, पोस्ट्यूल और नोड्यूल। तो जो कॉमिडोन्स है या वाइट हेड और ब्लैक हेड, इसकी फॉर्मेशन की सबसे बड़ी वजह तो बता दी कि हार्मोनल चेंजेस है, जिसकी वजह से सीबम की प्रोडक्शन और कैराटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब वजह पढ़नी है हमने नोड्यूल की और पोस्ट्यूल की, पिंपल्स की। तो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड प्रोपियानो या प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्नी इन्फेक्शन। तो जो प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्नी होता है, इसका जो इन्फेक्शन है या ये जो बैक्टीरिया होता है, ये एक लाइपेज प्रोड्यूस करता है। ये लाइपेज सीबम को ब्रेक डाउन कर देगा, और जब सीबम को ब्रेक डाउन कर देगा, असल में यहाँ पे लिपिड्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ से फ्री फैटी एसिड निकलते हैं जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिनकी वजह से पोस्ट्यूल और नोड्यूल होगा। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर वैसे ये डर्मेटोलॉजी का स्कोप है, लेकिन ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं, आइसोट्रेटिनोइन। ठीक हो गया। तो जो बेंजाइल पेरोक्सीडेस है ये एंटी माइक्रोबियल है, प्रोपियानी बैक्टीरियम एक्नीस के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और जो विटामिन ए डेरिवेटिव है आइसोट्रेटिनोइन, ये कैराटिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है। तो एक की वजह से कॉमिडोन्स और दूसरी की वजह से पोस्ट्यूल और नोड्यूल की फॉर्मेशन कम हो सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उसका नाम है सोरियोसिस है। ओके, सोरियोसिस के अंदर जो आपने कीवर्ड याद रखना है, ओके, वो कीवर्ड है प्लाक्स बनते हैं। ओके, एक होता है पैच, पैच फ्लैट लेयन होती है, लेकिन जो एलिवेटेड लेयन है उसको प्लाक कहते हैं। तो जो साल्मन कलर्ड प्लाक होगा, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, जिसकी स्केल सिल्वरी होगे, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, वेल सर्कमस्क्राइब्ड साल्मन कलर्ड प्लैक, यानी प्लाक की फीचर्स बता रहे हैं, और इसका जो स्केल है वो सिल्वरी स्केल है, और इसकी जो लोकेशन है वो एक्सटेंसर सरफेस पे होती है और स्काल्प पे होती है। ओके, तो ये सोरियोसिस की डेफिनेशन साइट हो गया, और इसमें आपको नील्स की पिटिंग देखने को मिलती है। अब होता क्यों है? अब जो एपिथेलियल सेल है एपिडर्मिस के, जिनको केराटिनोसाइड है, उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब उसकी प्रोलिफरेशन होने की क्या वजूहात है? जो उसकी पॉसिबल इटियोलॉजी है, यानी पैथोजेनेसिस तो देख लिया कि प्रोलिफरेशन होती है। अब इसकी जो इटियोलॉजी है वो ऑटोइम्यून इटियोलॉजी है। ओके, ऑटोइम्यून इटियोलॉजी के अंदर HLA-C के साथ एसोसिएशन होती है, और कभी कभार जो लियन होती है ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर या ट्रॉमा वाले एरियाज में भी आपको देखने को मिलती होती है। मोस्टली आपने ऑटोइम्यून इटियोलॉजी बोलना है, सोरियोसिस। अब हिस्टोलॉजी के बारे में बात करें
तो इसकी हिस्टोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें नजर आएगी? इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर आपको 4 चीज़ें नजर आएगी। नंबर 1 एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, एपिडर्मस का आपको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। ओके, आई थिंक यहाँ पे डायग्राम भी होगी इसकी सोरियोसिस की। ओके, ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी, ये सोरियोसिस आपको नजर आ रहा होगा। तो हिस्टोलॉजी के अंदर आपको एकेंथोसिस देखने को मिल रहा है विच इज कॉल्ड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया, पैराकेराटोसिस विच इज कॉल्ड हाइपरकेराटोसिस। यानी जो पैराकेराटोसिस है ये ऐसा हाइपरकेराटोसिस है जिसके अंदर केराटिनोसाइट के न्यूक्लियस की रिटेंशन होती है। ओके, वो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, याद करना यहाँ पे आपको केराटिन देखने को मिलता है। ठीक हो गया, नॉर्मली यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियस देखने को मिले, रिटेंशन देखने को मिले, देन दिस इज कॉल्ड पैराकेराटोसिस। फिर इसके बाद तीसरी चीज आपने रट्टा मारनी है। अच्छा, कैराटोसिस हो गया। तीसरी चीज है वो है मुनरू माइक्रो एब्सेस। स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर अगर न्यूक्लियस की रिटेंशन थी देन दिस इज कॉल्ड पैराकेराटोसिस। अगर न्यूट्रोफिल की कलेक्शन हो देन दिस इज कॉल्ड मुनरो माइक्रो एब्सेस। वंस अगेन इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। ओके, और अगर एपिडर्मिस थिन हो जाए अबव द डर्मल पैपिले, पैपिले ये प्रोजेक्शंस होती है। ओके, तो अगर डर्मिस की प्रोजेक्शन से ऊपर आपको एपिडर्मिस की थिनिंग देखने को मिले तो उस साइड पर ब्लीडिंग हो सकती है। जब आप स्केल को पिक ऑफ करते हैं दिस इज कॉल्ड ओस्पिड साइन। तो ओस्पिड साइन क्या होगा? ब्लीडिंग व्हेन द स्केल इज पिक्ड ऑफ। और इसकी वजह क्या होगी? ड्यू टू थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस के डर्मल पैपिले के ऊपर एपिडर्मिस थिन हो गई है, ब्लीडिंग करवा दी है, तो ये ओस्पिड साइन होता है। तो ओस्पिड साइन, मुनरो माइक्रो एब्सेसिस, पैराकेराटोसिस, एकेंथोसिस, ये चारों चीजें देखने को मिलती है किसके अंदर? सोरियोसिस के अंदर। हिस्टोलॉजी की बात करें, ट्रीटमेंट इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, यूवी लाइट लेते हैं विद सोरालिन और इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपी। लेकिन पैथोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ डिजीज का आपने करना है तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लाइकन प्लेनस है। लाइकन प्लेनस, अच्छा प्रीवियसली हमने क्या देख रहा था? प्रीवियसली हमने देखा कि जो डर्मेटाइटिस है उसमें रैश बनते हैं, प्लूरिटिक एरिथेमेटस रैश विद वेजिकल और एडिमा। एक्नी वुल्गैरिस के अंदर हमने कोमिडोन्स, पोस्ट्यूल और नोड्यूल पढ़ लिए। सोरियोसिस के अंदर हमने प्लाक पढ़ लिया। लाइकन प्लेनस के अंदर क्या है? प्लेनस, यहाँ पे पेप्यूल्स बनते हैं। ओके, पेप्यूल्स के फीचर्स बताए हुए हैं यहाँ पर कि पर्पल होते हैं। इसमें आपने 4P रट्टा मारने हैं, 4P, वैसे 5P रट्टा मार लो। प्लूरिटिक, प्लेनर, पॉलीगोनल, पर्पल पेप्यूल है। ओके, और आपको इनके सरफेस के ऊपर व्हाइट लाइन देखने को मिलती है जिसने काफी नेटवर्क बनाया हुआ होता है लाइक स्पाइडर वेब। दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर व्हाइट लाइन और विकम स्ट्राई। ओके, तो व्हाइट लाइंस या जो व्हाइट स्ट्राई होती है इन लाइकन प्लेनस की सरफेस के ऊपर दिस आर कॉल्ड विकम स्ट्राई होती है। अब जो ओरल इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम इसको विकम, वैसे जो ओरल इन्वॉल्वमेंट है उसी कंडीशन में हम इसको विकम स्ट्राई कहते हैं। ओके, यानी ओरल लीजन्स को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, विकम स्ट्राई। ओके, हिस्टोलॉजी में देखा जाए कि आपको डर्मल एपिडर्मल जंक्शन की इन्फ्लेमेशन होगी और एक स्पेसिफिक चीज देखने को मिलेगी, वो होगी सा टूथ अपीयरेंस। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? 5P, प्लूरिटिक, प्लेनर, पॉलीगोनल, पर्पल पेप्यूल, रेटिकुलर, व्हाइट लाइंस होगी सरफेस के ऊपर। हिस्टोलॉजी में देखा जाए कि आपको 7 टूथ अपीयरेंस देखने को मिलेगा कि डर्मल एपिडर्मल जंक्शन की इन्फ्लेमेशन है और इसकी जो इटियोलॉजी है वो हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस कवर कर लिया है। अब बारी है ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस। ब्लिस्टरिंग डर्मेटोसिस के अंदर पहला है फेम्फीजियस वुल्गैरिस। अब इन सब के अंदर रट्टा मारना है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर डेस्मोसोम की हो रही है, किसी के अंदर हाइमीडेस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन होगी, किसी में IgA की डिग्रेडेशन या डेपोजिशन होगी और किसी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो जो फेम्फीजियस वुल्गैरिस है इसके बाद आएगा बुलस फेम्फिजॉइड। इन दोनों में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इस केस में डेस्मोसोम की डिस्ट्रक्शन होती है जो कि केराटिनोसाइट के दरमियान में पड़े हुए होते हैं। ओके, ठीक हो गया, तो ये डेफिनेशन हमने रट्टा मार लिया है। अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है? अब होता यह है कि डेस्मोसोम बनाने वाली एक प्रोटीन है जिसका नाम है डेस्मोग्लिन। ओके, तो जो डेस्मोग्लिन है उसके खिलाफ IgG एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिलता है और अगर एंटीबॉडी रिस्पांस अगेंस्ट द सेल रिसेप्टर हो देन दिस इज कॉल्ड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस केस में क्या आएगा? इसमें बुल्ले आना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा? नंबर 1 एकेंथोलाइसिस। एकेंथोलाइसिस का मतलब है कि जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, रट्टा मार लेना कि स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर डेस्मोसोम देखने को मिलते हैं जो कि केराटिनोसाइट को आपस में जोड़ देते हैं। तो एकेंथोलाइसिस हो जाएगा जब डेस्मोसोम टूट जाएगी। नंबर 2 बेसल लेयर है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहेगी वाया हेमीडेस्मोसोम। ओके,
लेकिन ऊपर के अंदर क्या हो गया, ऊपर आपको सुप्रा बेजल, सुप्रा बेजल का मतलब बेजल से ऊपर, ओके, यानी आपने लेयर्स पढ़ी थी ना, तो बेजल से ऊपर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो बेजल लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो जंक्शन है उसका नाम है हेमिडेस्मोसोम, तो आपको टोम्ब अपीयरेंस देखने को मिलती है। ओके, नंबर 1 एक्केंथोलाइसिस, नंबर 2 टोम्ब अपीयरेंस, टोम्ब स्टोन अपीयरेंस। ओके, इसके बाद क्या होगा, जो बुल्ले होते हैं ओरल या स्किन के म्यूकोजे वाले जो बुल्ले हैं वो रप्चर हो जाएगी आसानी से। दिस इज कॉल्ड निकोलेक्सी साइन, और जिसकी वजह से आपको इरोजन्स और ड्राइड क्रस्ट देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस करोगे तो डायग्नोसिस के लिए आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस करनी है, इन सब के अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। ओके, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आईजीजी, लेकिन ये जो आईजीजी होगी ये सराउंड कर रही होगी केराटिनोसाइट को, जबकि बुल्लस फैम्फिजॉइड के अंदर जो आईजीजी होगी वो अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पे फिश नेट पैटर्न है, वहां पे लीनियर पैटर्न होगा। ठीक हो गया, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। बुल्लस फैम्फिजॉइड में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है हेमिडेस्मोसोम की। हेमिडेस्मोसोम बेसल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में पड़े होते हैं, जबकि फैम्फिजियस वुल्गैरिस के अंदर क्या होता है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन थी डेस्मोसोम की, जो कि केराटिनोसाइट्स के दरमियान में पड़े होते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोजम को इन्वॉल्व करते हैं। उस केस में आईजीजी थी अगेंस्ट द डेस्मोग्लिन, लेकिन यहाँ पर हेमिडेस्मोसोम कंपोनेंट को उड़ाने वाली आईजीजी होगी। उस केस में क्या होता था, ऊपर बुल्ले आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्लिस्टर्स होगा। ओरल म्यूकोजा स्पेयर था, लेकिन ऊपर ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता था, यानी यहाँ पर सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होगी। ओके, इसमें जो बेसल लेयर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाती है। बुल्ले इसमें रप्चर नहीं होते, उसमें बुल्ले रप्चर हो जाते हैं। डायग्नोसिस करो तो डायग्नोसिस के अंदर आपको आईजीजी देखने को मिलेगी अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन लीनियर पैटर्न। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, हर्पेटिफॉर्मिस नाम से लग रहा है कि कोई हर्पीस का कोई चक्कर होगा, तो यहाँ पर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ऑटोइम्यून डेपोजिशन है आईजीए की। जो डर्मल पैपिले की टिप्स होती है वहाँ पे आईजीए की डेपोजिशन होती है। इस केस में प्रोरेटिक वेजिकल और बुल्ले हो गए जो कि ग्रुप बनाए हुए हो गए, उन ग्रुप्ड वेजिकल और बुल्ले को हर्पेटिफॉर्म कहते हैं। ये सिलियक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी अगर सिलियक डिजीज होगा ग्लूटीन डाइट की वजह से तो आपको ये डिजीज भी देखने को मिल सकता है, और इस डिजीज का नाम है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मी। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम लास्ट डिजीज है वो है एरिथेमा मल्टीफॉर्मी। एरिथेमा मल्टीफॉर्मी एक हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है जिसमें टर्गिट व्हाइट रैश और बुल्ले आपको देखने को मिलते हैं। टर्गिट व्हाइट अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, टर्गिट व्हाइट अपीयरेंस का मतलब है कि सेंटर में एपिडर्मिस का नेक्रोसिस है, कि सेंटर वाले एपिडर्मल सेल उड़ गए हैं, मर गए हैं, और इनको सराउंड करने वाला रेडनेस एरिया है। दिस इज कॉल्ड टर्गिट व्हाइट। ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है, दूसरे ड्रग्स, दूसरे इन्फेक्शंस लाइक माइकोप्लाज्मा ड्रग्स की वजह से हो सकता है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ओके, अब एरिथेमा मल्टीफॉर्मी, अच्छा ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, ये आपको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। जो एरिथेमा मल्टीफॉर्मी जो कि ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर ले, ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर ले, लिप्स को इन्वॉल्व कर ले और फीवर करवाए, यानी एरिथेमा मल्टीफॉर्मी जिसमें टारगेट व्हाइट रैश और बुल्ले थे, ओरल म्यूकोजा या लिप्स को इन्वॉल्व करता है और फीवर होता है, देन दिस इज कॉल्ड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जो सीवियर फॉर्म है उसको आप बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जिसमें स्किन की डिफ्यूज स्लफिंग होती है, लार्ज बन को रिजेंबल कर रहा है। तो पहले क्या होगा, टारगेट व्हाइट रैश और बुल्ले जिसको आप एरिथेमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं। नंबर 2 क्या होगा, आपको एरिथेमा मल्टीफॉर्मी जो ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व करे, फीवर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की सीवियर फॉर्म को बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, वो है एपिथेलियल ट्यूमर। तो जो ट्यूमर्स है बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पेरिफेरल पैलिसाइडिंग देखने को मिलती है। पहले हम कुछ बिनाइन ट्यूमर्स वगैरह को देख लेते हैं। तो पहला बिनाइन ट्यूमर है उसका नाम है सिबोरिक केराटोसिस। तो डेफिनेशन को नोट करते हैं, बिनाइन है स्क्वेमस प्रोलिफरेशन, बिनाइन स्क्वेमस प्रोलिफरेशन इज कॉल्ड सिबोरिक केराटोसिस। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्लाग्स आते हैं स्किन और लिम्स के ऊपर। अब यहाँ पर हिस्टोलॉजी देखा जाए तो आपको कोइन लाइक वैक्सी स्टक ऑन अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो उसको रट्टा मार लो, कोइन लाइक वैक्सी स्टक ऑन अपीयरेंस को क्या बोलते हैं हम, सिबोरिक केराटोसिस। और इसमें आपको हिस्टोलॉजी में इसके अलावा आपको केराटिन सूडोसिस्ट भी देखने को मिल सकता है। ग्रोसली देखा जाए तो ग्रोसली क्या होगा, कॉइन लाइक वैक्सी स्टक ऑन अपीयरेंस, लेकिन हिस्टोलॉजी में सूडोसिस्ट देखने को मिलती है। और इसका क्लिनिकल साइन है दिस इज कॉल्ड लेजर ट्विलर साइन। लेजर ट्विलर साइन क्या होता है,
कि अगर बहुत सारा और सडन ऑनसेट वाला सीबोरिक केराटोसिस है तो उसको लेजर ट्रिलेट साइन कहते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि कुछ जीआईटी का कैंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। नाइग्रिकेंस नाम से लग रहा है कि ये नाइग्रेंस में होगा, नेग्रू वगैरह में होगा। अब इसमें क्या होता है, ये बिनाइन कंडीशन कह सकते हैं उसको, ये मैलिग्नेंट नहीं है। तो इसमें एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होता है लेकिन स्किन डार्क हो जाती है, लाइक नेग्रोस वाली जो स्किन होती है। ओके, तो वेलवेट लाइक स्किन होती है। दिस इज कॉल्ड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है। ओके, तो ये क्यों होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। ओके, खास तौर पर जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जो हमारी टाइप 2 वाली होती है। ओके, तो जीआईटी कैंसर के अंदर आपने यही दोनों पढ़नी है, सिबोरिक केराटोसिस और एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया है लेकिन स्किन की डार्कनिंग है। इसके बाद बेजल सेल कार्सिनोमा। तो बेजल सेल कार्सिनोमा ये क्या है, डेफिनेशन क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है बेजल सेल ऑफ एपिडर्मिस की। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो यही है, बेजल सेल कार्सिनोमा। अब इसके रिस्क फैक्टर, कैंसर के हमेशा रिस्क फैक्टर होते हैं। नंबर 1 अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसने डीएनए को डैमेज कर दिया है। ओके, तो इसका जो मेन पैथोलॉजी है वो अल्ट्रावायलेट बी लाइट इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज है। तो इसकी क्या रिस्क फैक्टर है कि अगर सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है, एल्बिनिज्म है, मेलानिन नहीं है, या जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, तो उसकी वजह से यूवी लाइट डीएनए डैमेज करवा देगी। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा, तो क्लिनिकली क्या होगा, नोड्यूल एलिवेटेड होगा। इसका रट्टा मार लो, इसका नोड्यूल जिसके सेंटर वाले एरिया में अल्सर होगा और इसको सराउंड करने वाली डायलेटेड या टेलेंजिएक्टिक वेसल होती है। ओके, और यहाँ पे आपको पिंक पर्ल पेप्यूल देखने को मिलेगा, पिंक पर्ल पेप्यूल, जो उसकी लोकेशन होती है वो अपर लिप होती है। हिस्टोलॉजी में देखा जाए कि आपको बेजल सेल देखने को मिलता है लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो है पेरिफेरल पैलिसाइडिंग। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सट्रूजन होता है। इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है स्क्वेमस सेल की, जहाँ पर केराटिन पल्स की फॉर्मेशन होती है। ऊपर भी हमने केराटिन, वहाँ पे पिंक पर्ल लाइक पेप्यूल पड़ा था लेकिन यहाँ पर टिपिकल केराटिन पल्स देखने को मिलती है। इसका जो रिस्क फैक्टर है वो सेम है जो हमने बेजल सेल कार्सिनोमा में पढ़ा था, लेकिन इसके कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर भी होते हैं। वो एडिशनल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, वो है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, आर्सेनिक एक्सपोजर और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लाइक बर्न्स की वजह से या साइनस ट्रैक जो ड्रेन हो रही है उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस केस में भी नोड्यूल होगा, अल्सरेट कर रहा होगा लेकिन यहाँ पर कोई डायलेटेड वेसल नहीं होगी और ये लोअर लिप को इन्वॉल्व करता है, अपर लिप को बेजल सेल कार्सिनोमा है। ट्रीटमेंट उसका वही एक्सीजन होता है। अब इसकी जो प्रिकर्सर लेजन है, जो प्री मैलिग्नेंट लेजन है, उसको बोलते हैं एक्टिनिक केराटोसिस। जो एक्टिनिक केराटोसिस है उसमें हाइपर केराटोसिस होती है। हाइपर केराटोसिस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्केली प्लाक देखने को मिलता है। इसके बाद केराटोकैंथोमा है, ये ऐसा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होता है और ये कप शेप ट्यूमर है जो कि केराटिन डेब्रिस से भरा पड़ा होता है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं डिसऑर्डर ऑफ पिगमेंटेशन और मेलानोसाइट्स। तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं ऐसे सेल है जिसने स्किन की पिगमेंटेशन करनी है, ये भी बेजल लेयर के अंदर होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से निकालते हैं। मेलानोसोम के अंदर मेलानिन होता है, टायरोसिन से मेलानिन बनाते हैं और मेलानोसोम को असल में ये जो मेलानोसोम है उसमें मेलानिन होता है और ये मेलानोसोम को केराटिनोसाइट की तरफ पास कर देते हैं जिसकी वजह से स्किन की पिगमेंटेशन होती है। पहला है विटिलिगो। विटिलिगो लोकलाइज्ड लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हो तो ये इसको विटिलिगो कहते हैं, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। इसके बाद एल्बिनिज्म है। एल्बिनिज्म कंजेनिटल डिजीज है, इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है टायरोसिनेस, ये डेफिशिएंट होता है। ओके, अगर ये आइज को इन्वॉल्व करेगा देन दिस इज कॉल्ड ओकुलर एल्बिनिज्म, और अगर ये आइज और स्किन दोनों को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं ओकुलोक्यूटेनियस। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा। क्यों? क्योंकि जो मेलानिन होता है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होता है। इसके बाद फ्रैकल्स। ओके, तो फ्रैकल्स क्या होते हैं? ये मैक्यूल होते हैं जो कि सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से डार्क हो जाते हैं। तो असल में होता ये है कि अगर मेलानोसाइट ज़्यादा हो गए, पहले हम मेलानोसाइट को कम कर रहे थे अब ज़्यादा कर दिया, तो इसकी वजह से फ्रैकल्स आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मिलेस्मा है। मिलेस्मा क्या है? मास्क लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, लाइक जिस तरह आप मास्क पहनते हो ना, तो अगर पूरे चीक की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए जबकि ऊपर क्या थे? मैक्यूल थे जो कि छोटे छोटे थे, टेन टू ब्राउन थे। ओके, तो ये प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से होती है। इसके बाद नीवस। नीवस या मोल बिनाइन न्यूप्लाज्म है जबकि मेलानोमा मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है। ओके, जो कॉन्जेनिटल न्यूवस होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद होता है, हेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो नीवस को हमने दो में डिवाइड कर दिया, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। तो जो कॉन्जेनिटल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, हेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके,
ओके, तो जो नीवस है उसको दो में डिवाइड कर दिया, कॉन्जेनिटल और एक्वाइड। तो जो कॉन्जेनिटल होता है हेयर के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो एक्वाइड है उसको मजीद तीन में डिवाइड करते हैं, जंक्शनल, कंपाउंड, इंट्राडर्मल। ओके, तो जो एक्वाइड होता है ये डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, जिसको जंक्शनल लीवर्स कहते हैं, उस जगह पे मौजूद होता है। जबकि कंपाउंड वाला डर्मिस के अंदर एक्सटेंड कर जाएगा, जबकि इंट्राडर्मल वाला डर्मिस के अंदर ओके, डर्मिस के अंदर यानी जो जंक्शनल कंपोनेंट है वो लॉस्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट डर्मिस के अंदर इन्वेजिनेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्राडर्मल नीवस, जो कि मोस्ट कॉमन मोल होता है। तो ये फ्लैट मैक्यूल या पैप्यूल होता है। ओके, स्मॉल डायमीटर होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कलर होता है। ओके, अब इसमें क्या हो सकता है, अगर इसमें डिस्प्लेजिया हो गया तो ये मेलानोमा की तरफ जा सकता है। इसके बाद मेलानोमा, मेलानोमा मैलिग्नेंट है। ओके, इसके रिस्क फैक्टर वही है कि जो यूवी लाइट होती है हमारी, ओके, उससे डीएनए का डैमेज हो गया है। वंस अगेन सनलाइट, एल्बिनिज्म, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। लेकिन एडिशनल रिस्क फैक्टर के अंदर डिस्प्लास्टिक नीवा सिंड्रोम है, जिसमें डिस्प्लास्टिक नीवाई होती है जो कि मेलानोमा की तरफ निकल जाती है। अब इसमें मोल लाइक आउट ग्रोथ है, लेकिन चार चीज़ें हैं, ए बी सी डी। मोल लाइक आउट ग्रोथ विथ ए सिमिट्री होगी उस मोल की, पर हमने सिमिट्री पढ़ी थी, मोल की क्या थी, सिमिट्री होती है, लेकिन यहाँ पे ए सिमिट्री होती है। बॉर्डर्स इरेगुलर होते हैं, कलर यूनिफॉर्म नहीं होता, उसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का होता है। जबकि ऊपर हमने पढ़ा था कि डायमीटर कम था, कलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, शार्प बॉर्डर थे, सिमिट्री थी। लेकिन यहाँ पर चारों चीज़ें डिफरेंट आ गई हैं। अब इसको दो हम ग्रोथ फेसेस में डिवाइड करते हैं, रेडियल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ। रेडियल ग्रोथ हॉरिजेंटली होती है अलोंग द एपिडर्मिस, जबकि वर्टिकली वाली डीप डर्मिस में होती है। ओके, रेडियल ग्रोथ की मेटास्टेसिस कम होती है, वर्टिकल की ज़्यादा होती है। अब इसके डिफरेंट वेरिएंट है, लाइक सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, लेंटिगो, मलिग्ना, मेलानोमा, नोडुलर, एक्रल, लेंटिजिनस। तो जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग है सबसे ज़्यादा यही होती है। ओके, तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग और लेंटिगो, मैलिग्ना, मेलानोमा, इन दोनों के अंदर रेडियल ग्रोथ होती है और इन दोनों का प्रोग्नोसिस गुड होता है। लेकिन जो नोडुलर और एक्रल वाली है इनका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है। इन दोनों में आपको वर्टिकल देखने को मिलती है, लेकिन जो एग्रल वाला है ये पाम सोल पे होता है और ये यूवी लाइट से रिलेटेड नहीं होता। लास्ट है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पहला है इम्पैटिगो। इम्पैटिगो इज द सुपरफिशियल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। तो इसके अंदर एरिथोमेटस मैक्यूल बनते हैं जो कि पोस्ट्यूल की तरफ चले जाते हैं, और पिंपल्स फटेंगे तो इरोजन हो सकती है स्किन की और क्रस्ट वगैरह हो सकती है, खासतौर पर हनी कलर्ड सीरम वगैरह। इसके बाद सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस अच्छा भी हमने पढ़ा था सुपरफिशियल इन्फेक्शन, लेकिन अगर डीपर इन्फेक्शन हो जाए डर्मल और सबकुटेनियस, ओके, यानी अगर एपिडर्मिस का हो तो उसको एम्पैटिको कहते हैं। सेलुलाइटिस आपका डर्मल और सबकुटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है, पॉजिटिव एजेंट वही है, लेकिन इस केस में आपको फीवर, रेड रैश देखने को मिल सकता है। आगे रिस्क फैक्टर में सर्जरी, ट्रॉमा या इंसेक्ट बाइट है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में क्या होगा, सबकुटेनियस टिश्यू की नेक्रोसिस होती है, नेक्रोसिस ऑफ सबकुटेनियस टिश्यू ड्यू टू इन्फेक्शन विद एनारोबिक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। ओके, यानी अगर फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया आ गए तो इन्होंने सबकुटेनियस टिश्यू की नेक्रोसिस करवा देनी है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि क्रीपिटस करवा देती है, और यह सर्जिकल इमरजेंसी है, यानी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, रिसेंट सर्जरी की वजह से सेलुलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से सबकुटेनियस टिश्यू की नेक्रोसिस होगी ड्यू टू एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बाद स्टेफिलोकोकल स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है। तो इसके अंदर पूरी की पूरी स्किन की स्लाफिंग होती है, एरिथेमेटस, रैश और फीवर होता है, और स्किन का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टेफिलोकोकस ओरियस के जो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है ए और बी, उसकी वजह से एपिडर्मोलाइसिस होता है, एक्सफोलिएटिव वाला। ओके, ठीक हो गया। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस से बाय द स्किन सेपरेशन। जो सेपरेशन होती है वो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के अंदर होती है। अभी हमने टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस पढ़ा था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वाला, ठीक है, एट द डर्मल एपिडर्मल जंक्शन। तो यहाँ पे आपको स्किन की सेपरेशन देखने को मिलती है, लेकिन इस केस में नहीं होती। कौन से केस में नहीं होती, हमारी स्कार्ड स्किन सिंड्रोम। इसके बाद विरुका, या जिसको वार्ड कहते हैं, तो ये फ्लैश कलर्ड पैप्यूल होते हैं, फ्लैश होते हैं, जो कि रफ सरफेस की होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऑफ केराटिनोसाइट की वजह से होता है, और इसमें आपको किलोसिटिक चेंज देखने को मिलती है, हैंड और फीट में होता है। नेक्स्ट है मोलस्कम कॉन्टिया जियोजम। तो जो मोलस्कम कॉन्टिया जियोजम है, डेफिनेशन क्या होगी, ये पैप्यूल होते हैं और ये पोक्स वायरस की वजह से होते हैं। ओके, यानी जो केराटिनोसाइट है उसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती है, जिनको आप क्या बोलते हैं, मोलस्कम बॉडीज कहते हैं। बच्चों में या सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होती है। ओके, ये किसकी वजह से होती है, पॉक्स
वायरस की वजह से होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अब कम हो गई है। मोलस्कम कॉन्टेजियोजम जो कि पिंक कलर की होती है, अम्ब्लाइकेटेड पैप्यूल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।